ऑल राइट, चले लेट्स स्टार्ट। देखें, ये दिस इज आवर चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर का नाम जो है ना वो है व्हाट वर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। यानी मुगल एम्पायर का जो है ना वो डिक्लाइन क्यों आया और उसके नताइज क्या हुए डिक्लाइन आने के। ठीक है, तो ब्रॉडली स्पीकिंग हमें पता है कि बाबर वाज द फर्स्ट मुगल एम्पायर who came and settled in India। और ये बचपन से जो हम तारीख पढ़ते हुए आ रहे हैं वो है। बट हमारा जो सीआई का सिलेबस है उसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर ना, दिस इज चैप्टर 2, इसके अंदर हमें जो है ना वो बड़ी मखसूस चीजें पढ़नी है। सबसे पहले तो हमें ये पढ़ना है कि मुगल एम्पायर का डिक्लाइन क्यों आया। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू स्टडी इज कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन। ठीक है, इतने अच्छे एम्पायर का डिक्लाइन क्यों आया। ठीक है, और ये जो कॉजेज हैं डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर के, ये ब्रॉडली दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है इंटरनल रीजंस या इंटरनल कॉजेज, और दूसरी तरफ हमारे पास है एक्सटर्नल रीजंस या एक्सटर्नल कॉजेज। ठीक है, एक तरफ हमारे पास इंटरनल रीजंस या इंटरनल कॉजेज है और दूसरी तरफ हमारे पास है एक्सटर्नल रीजंस या एक्सटर्नल कॉजेज। इंटरनल का मतलब होता है कि एम्पायर में, मुगल एम्पायर के अंदर, मुगल सल्तनत के अंदर ऐसा क्या बुराइयां आ गई थी, ऐसी क्या खामियां आ गई थी जिस वजह से मुगल एम्पायर डिक्लाइन पर पहुंचा। ऐसा क्या वजूहात बनी एम्पायर के खुद के अंदर कि उसका जो है ना वो जवाल आ गया। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक हम पढ़ेंगे कि आखिरी जो लास्ट ग्रेट मुगल एम्परर औरंगजेब था, औरंगजेब ने किस तरह मुगल एम्पायर को इख्तिताम पर पहुंचाया। औरंगजेब की वो क्या क्या पॉलिसीज थी, वो क्या क्या चीजें थी जो कि जिस वजह से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन आया। ठीक है, तो एक तरफ हम औरंगजेब को स्टडी करेंगे और दूसरी तरफ हम करेंगे कि औरंगजेब के सक्सेसर्स। ठीक है, औरंगजेब के औरंगजेब के सक्सेसर्स ने ऐसा जो है ना वो क्या जो है ना वो कारनामे किए जिस वजह से डिक्लाइन आया। ठीक है, और फिर उसके बाद हम मिससेलेनियस रीजंस भी देखेंगे, कुछ ऐसे रीजंस जो कि एम्पायर के अंदर जिन्होंने खराबियां पैदा की। तो इंटरनल रीजंस में हम तीन बातें करेंगे कि औरंगजेब ने ऐसा क्या किया जिस वजह से डिक्लाइन आया, उसके बाद औरंगजेब के सक्सेसर्स ने ऐसा क्या किया कि डिक्लाइन आया, और उसके बाद कुछ और मिससेलेनियस रीजंस। और एक्सटर्नल रीजंस जो है ये तीन हिस्सों में बटे हुए हैं। इसमें पहला हम डिस्कस करेंगे पर्शियन इन्वेजन्स, ईरान से क्या हुआ ऐसा जो हमारा डिक्लाइन आया, और उसके बाद दूसरा हम डिस्कस करेंगे अफगान इन्वेजन्स। ठीक है, और थर्ड हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि अंग्रेजों ने किस तरह मुगल एम्पायर को इख्तिताम पर पहुंचाया, ईस्ट इंडिया कंपनी। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, 50% ऑफ द चैप्टर जिसके अंदर हम कॉजेस पढ़ रहे होंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ आ गया? इस पर कोई सवाल है? नो सर। ऑल राइट, ठीक है, ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा जो है ना वो चीज है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि औरंगजेब किस हद तक जिम्मेदार था मुगल एम्पायर को की डिक्लाइन लाने में। हाउ फार वाज औरंगजेब रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। तो आई एम गोना स्टार्ट विद औरंगजेब वाला। ठीक है, सो सबसे पहला जो मसला था जो औरंगजेब ने गलती की वो थी औरंगजेब की एक्सपेंशन पॉलिसी। ठीक है, सबसे पहला जो औरंगजेब ने गलत काम किया या जिस वजह से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन आया उसको कहा जाता है एक्सपेंशन पॉलिसी। क्या कहा जाता है? एक्सपेंशन पॉलिसी। अब ये थी क्या, मैं आपको बताता चलता हूँ। देखिए, औरंगजेब जो था ना वो सिर्फ हर वक्त ये चाहता था कि उसका एम्पायर बड़ा होता जाए। ठीक है, औरंगजेब जो था ही वॉज एन एक्सपेंशनिस्ट। एक्सपेंशनिस्ट एक ऐसे शख्स को कहते हैं जो बस हर वक्त ये चाहे कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा जमीनें हो, मेरी टेरिटरी, मेरे पास लैंड ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है,
तो औरंगजेब वॉज एन एक्सपेंशनिस्ट। अच्छा, अब जब ये एक्सपेंशनिस्ट था, ये हर वक्त चाहता था कि मेरा एम्पायर बड़े से बड़ा होता जाए। तो अपने एम्पायर को बड़ा करने के चक्कर में ही फॉट, वो लड़ता था। ही वॉज एन एक्सपेंशनिस्ट एंड ही फॉट। औरंगजेब बहुत ज्यादा लड़ाइयां करता था। किस किस से लड़ाइयां करता था? अलग अलग लोगों से, अलग अलग ग्रुप से लड़ाइयां करता था। मिसाल के तौर पे ही फॉट विद राजपूत्स, राजपूत से लड़ता रहा, ठीक है। इसी तरीके से ही फॉट विद द सिख्स, सिखों से लड़ता रहा। ही फॉट विद द जट्स, ठीक है। ही फॉट विद द पठान्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये अलग अलग ट्राइब्स थे, अलग अलग लोग थे जिनसे औरंगजेब लड़ता था। और लड़ने के पीछे बुनियादी वजह क्या थी? Why he wanted to fight? He wanted to fight to expand his empire. अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए औरंगजेब हर पल लड़ाइयों में इन्वॉल्व रहता था। ठीक है, बिल्कुल आसान से जो है ना वो मैं पॉइंट मेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर चले वो एक्सपेंशनिस्ट था और वो लड़ता भी रहता था, दोनों बातें समझ आती, तो इससे मुगल एम्पायर का डिक्लाइन कैसे आया? तो बेटा यहाँ पर जो वर्ड है वो लड़ता रहता था, ही फॉट। तो बेटा इस फॉट से किस चीज का वेस्टेज होता था? क्या चीज जाया होती थी लड़ाइयों में? पहला, पैसा। वैसे यस, इज्जत, आपका प्रेस्टीज जा रहा है, ऑनर जा रहा है, सब हंस रहे हैं आपके ऊपर, ठीक है। इसके अलावा आपका मैन पावर जा रहा है, आर्मी आपकी खत्म होती जा रही है, ठीक है। और औरंगजेब को कहा जाता है कि वो अनापसंद था। औरंगजेब को क्या कहा जाता है? कि वो अनापसंद था। वो इतना अनापसंद था औरंगजेब के उसने जो है ना वो मराठास के साथ वो लड़ता रहा। स्पेशली ही फॉट विद मराठास फॉर 25 years. He fought with मराठास फॉर 25 years. वो 25 साल तक औरंगजेब के साथ, औरंगजेब 25 साल तक मराठास के साथ लड़ता रहा। कितने साल तक? 25 साल तक, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा था? इससे दौलत, शोहरत, आपका मैन पावर, हर चीज जाया होती जा रही है, ठीक है। तो जब आपकी ये सारी चीजें जाया हो रही है, फॉर एग्जाम्पल जब आपका पैसा जाया हो रहा है, तो ये किस चीज के ऊपर बर्डन आएगा? बर्डन ऑन शाही खजाने के ऊपर, रॉयल ट्रेजरी। बर्डन किसके ऊपर आता? बर्डन ऑन रॉयल ट्रेजरी। और फिर जब जरूरत के वक्त पैसा चाहिए था तो हमारे पास पैसा बचा ही नहीं था, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन पॉलिसी कहलाती है औरंगजेब की। अब इस एक्सपेंशन पॉलिसी के साथ हमने ये चीज देखा कि वो अलग अलग लोगों से लड़ता रहा, मराठास के साथ 25 साल तक लड़ता रहा, बर्डन आया शाही खजाने पर, पैसा जाया हुआ, इज्जत जाया हुई, लोग जाया हुए। लेकिन इसके अलावा इसका एक और भी नुकसान था एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी का, और वो नुकसान ये था कि इस एक्सपेंशन पॉलिसी की वजह से आप जो एरियाज औरंगजेब सक्सेसफुली कैप्चर कर लेता था वो उसके एम्पायर का हिस्सा बन जाते थे। तो मुगल एम्पायर इतना बड़ा हो गया कि उस पे नजर रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, ठीक है। सो ड्यू टू द एक्सपेंशन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब, द एम्पायर गॉट टू लार्ज, बहुत बड़ा हो गया, टू लार्ज, और उस पर टू गवर्न एज वन यूनिट। उस पर एक यूनिट का मतलब होता है एक एम्पायर, एक यूनिट का मतलब होता है एक हिस्सा, एक यूनिट का मतलब होता है कलेक्टिवली मुगल एम्पायर के ऊपर नजर रखना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था, ठीक है। अब जब ये हुआ, जब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, तो पता है क्या हुआ? जो कल्प्रिट्स थे, जो जमींदार थे, जो नवाब्स थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जिन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी, ठीक है। क्या इंपैक्ट हुआ? लोकल रूलर्स स्टार्टेड अपराइजिंग, लड़ना स्टार्ट हो गए। अपराइजिंग को हम रिबेलियन भी कहते हैं। एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस, उन्होंने बोला कि हम जो है ना वो मुगल एम्पायर को नहीं मानते। एक दफा मैं दोबारा रिव्यू करूंगा इसका। देखिए, एक्सपेंशन पॉलिसी का एक नतीजा ये था कि एम्पायर बहुत बड़ा हो गया, उस पर नजर रखना बहुत मुश्किल हो गया।
आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एडमिन प्रॉब्लम्स हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स हो गई। जब एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स हो गई तो उसके बाद जो लोकल वहां के लोग थे, लोकल रूलर्स थे, उन्होंने बोला यही अच्छा मौका है, मुगल एम्पेरर तो कमजोर पड़ा हुआ है, यही अच्छा मौका है हम अपनी आवाज बुलंद करें और बगावत करना स्टार्ट कर दें। सो द लोकल रूलर्स फाउंड इट इजी टू रिबेल अगेंस्ट द मुगल एम्पेरर। ठीक है ना। सो मुगल एम्पेरर की वजह से, मुगल औरंगजेब की इस पॉलिसी की वजह से मुगल एम्पायर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। तो ये कहलाती है एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। दूसरा, इस पे कोई सवाल है? No, sir. ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, अब हम आते हैं सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स की तरफ, कि औरंगजेब के सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स क्या थे। ठीक है ना, यानी कि उसने क्या ऐसी पॉलिसीज बनाई जिस वजह से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन आना स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहली और जो डिस्टर्बिंग पॉलिसी मानी जाती है वो ये होती है कि औरंगजेब ने दोबारा से नॉन मुस्लिम से एक टैक्स लेना शुरू कर दी जिसको कहा जाता है जिजिया टैक्स। ही री इंट्रोड्यूस जिजिया टैक्स। ठीक है, जिजिया टैक्स क्या होती है? जिजिया जो टैक्स होती है ये नॉन मुस्लिम से ली जाती थी। किससे ली जाती थी? टेकन फ्रॉम नॉन मुस्लिम्स। अच्छा, अब इस टैक्स के बारे में ये खास बात है कि जो अकबर था, मुगल एम्परर अकबर जो था, उसने इसको एबॉलिश किया था। इट वॉज एबॉलिश्ड बाय अकबर, इट वॉज एबॉलिश्ड बाय अकबर। अकबर ने इस टैक्स को बंद कर दिया था, तो उससे हिंदूज बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन औरंगजेब ने जब जिजिया टैक्स को री इंट्रोड्यूस किया, व्हेन औरंगजेब री इंट्रोड्यूस द जिजिया टैक्स, दिस मेड दिस एंगर्ड नॉन मुस्लिम्स। नॉन मुसलमानों को गुस्सा आया। दिस एंगर्ड नॉन मुस्लिम्स। ठीक है, नॉन मुस्लिम्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि हमसे ये क्यों टैक्स ली जा रही है। अब हो सकता है आप लोगों के जहनों में ये सवाल हो कि सर ये जिजिया टैक्स क्यों ली जाती है। तो आप लोगों ने ओ लेवल इस्लामियात में पढ़ा होगा कि होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम भी हमेशा जो लैंड कैप्चर करते थे, वहां के रहने वाले जो लोकल्स होते थे उनको ऑप्शन देते थे। पहला ऑप्शन देते थे कि या तो आप इस्लाम कबूल कर लें, अगर इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो इट्स फाइन। द सेकंड ऑप्शन वाज दैट कि यू पे जिजिया, अगर आप इस्लाम नहीं कबूल कर रहे तो आप जिजिया दें। और तीसरा फिर ऑप्शन ये दिया जाता था, अगर आप जिजिया भी नहीं दे रहे तो मुसलमान आपके खिलाफ फिर जिहाद करेंगे। तो जिजिया जो है वो इस्लामिक शरिया के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिजिया इज टेकन फ्रॉम नॉन मुस्लिम्स। ठीक है, जो मुसलमान बादशाह होगा हमेशा वो नॉन मुसलमानों से जिजिया लिया करेगा, और उसके बदले में नॉन मुसलमानों को, नॉन मुस्लिम्स को प्रोटेक्शन दी जाती थी। प्रोटेक्शन का मतलब है कि आपको जो है ना वो कोई तंग नहीं करेगा, आपकी हर चीज जो है ना वो ठीक रहेगी, थिंग्स लाइक दैट। आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा कि आप मजहब अपना छोड़ दें। सही है, तो पहला रीजन ये था कि उसने जिजिया निकाली। क्या निकाली? उसने निकाली जिजिया। तो इससे नॉन मुस्लिम्स को गुस्सा आया। ठीक है, जब गुस्सा आया तो दे स्टार्टेड हेटिंग हेटिंग मुगल एम्पायर। ठीक है, मुगल एम्पायर कर दें चले। उन्होंने बोला हमें ऐसा बादशाह मंजूर नहीं है। ठीक है, हमें तो अकबर जैसा बादशाह चाहिए जिसने हम पर से ये टैक्स हटा दी थी। तो पहला रीजन ये हो गया। ठीक है, दूसरा रीजन, दूसरी पॉलिसी, सोशल पॉलिसी या रिलीजियस पॉलिसी ये कहने आप औरंगजेब की, कि उसने हिंदूज के मंदिर तबाह किए। ठीक है, ही डिस्ट्रॉयड हिंदू टेम्पल्स, हिंदुओं के टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया। बेटा जब हिंदूज के टेम्पल्स डिस्ट्रॉय हुए तो उसका क्या इम्पैक्ट निकला? अगेन हिंदूज को खुशी हुई होगी या गुस्सा आया होगा? हिंदूज गॉट फ्रस्ट्रेटेड, उन्हें गुस्सा आया कि हमारे जो मंदिर हैं उनको क्यों तोड़ा जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम सबका बॉलीवुड से बहुत अच्छा ताल्लुक है, और उसमें दिखाया जाता है बॉलीवुड के ड्रामास के अंदर
कि अगर पुराना ये एक हिंदू ट्रेडिशन थी कि अगर कोई हस्बैंड मर जाता था तो उसकी जो है ना हस्बैंड के इंतकाल के बाद उनकी जो वाइफ होती थी उनको जो है ना वो जिंदा जला दिया जाता था। उसको क्या कहा जाता है पता है? नाम पता है? एस से आता है। सती। क्या कहा जाता है? सती कहा जाता है। ठीक है, ही बैंड द एंशिएंट हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस जिसका नाम है सती। ठीक है, औरंगजेब ने सती के ऊपर बैन लगाया था। ठीक है, सती के ऊपर बैन लगाया था। तो अगेन इससे क्या हुआ? हिंदूज नाराज हुए। ठीक है, हिंदूज गॉट फ्रस्ट्रेटेड कि भाई हमारी जो है ना वो आप रिलीजियस ट्रेडिशन के साथ छेड़छाड़ मत करो। सो व्हाट वाज द सती? दिस कैन कम एज अ 4 मार्कर क्वेश्चन। सो सती वाज एन एंशिएंट हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस in which the widow was burned alive after the death of her husband. ठीक है, so this the practice of sati was banned by the Mughal emperor Aurangzeb. ठीक है, तो दिस अच्छा ब्रिटिश ने भी इस पे बैन लगाया था। ठीक है, बाद में चल के। ऑल राइट, सो द थर्ड रीजन इज दैट कि औरंगजेब जो है, औरंगजेब की एक और जो हार्श पॉलिसी थी जो नॉन मुस्लिम्स को तंग करती थी या नॉन मुस्लिम्स को नाराज करती थी, वो ये थी कि औरंगजेब जो है वो फोर्सफुल कन्वर्जन करवाता था। ठीक है, औरंगजेब फोर्सफुली कन्वर्टेड, लोगों को जबरदस्ती का जो है ना वो इन फोर्सफुली कन्वर्टेड हिंदूज, हिंदूज को कहता था कि आप इस्लाम कबूल कर लें जबरदस्ती का। ठीक है, और उन्हें लालच देता था, उन्हें जो है ना वो लालच देता था। ही यूज टू गिव ही यूज टू गिव उनको ग्रीड देता था, लालच देता था कि अगर आपने इस्लाम कबूल कर लिया, आपने हिंदू मजहब छोड़ दिया, तो मैं आपको हाई रैंक दूंगा, हाई ऑफिशियल रैंक दूंगा एम्पायर के अंदर। ठीक है, हाई ऑफिशियल मैं आपको रैंक दूंगा। कहां पर दूंगा? अपने दरबार के अंदर, अपने कोर्ट के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से औरंगजेब ने 1668 के अंदर 1668 के अंदर औरंगजेब ने बैन लगाया था डांसिंग के ऊपर, सिंगिंग के ऊपर। ही बैन डांसिंग, ठीक है, सिंगिंग, अल्कोहल पीने पर बैन लगाया हुआ था। ठीक है जी। अब देखिए, एक बात जो समझने वाली यहाँ पर ये है कि नाचना है, गाना है, शराब है, ये सारी चीजें ऑल ऑफ दिस आर पर्सनल। ठीक है, दिस इज ऑल पर्सनल लाइफ, बट औरंगजेब वाज ट्राइंग टू इंटरफेयर। तो लोगों ने ये देखा, द पीपल थॉट कि दिस इज इंटरफेरेंस इन पर्सनल लाइफ। people thought that it is our हमारी जिंदगी, it is we who have got to decide कि हम हमें डांस करना चाहिए नहीं, हमें गाना गाना चाहिए नहीं। तो लोगों ने ये देखा कि ही इज इंटरफेयरिंग इन आवर पर्सनल लाइफ। ठीक है, सो ये औरंगजेब की पॉलिसीज वर नॉट लाइक्ड बाय द पीपल एट दैट टाइम। ठीक है, सिमिलरली मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पर दूं, फिफ्थ जो पॉइंट है, he also banned he also banned अब तक तो हमने ये देखा ना कि ये हिंदूज के साथ बुरा कर रहा है, लेकिन खाली ऐसा नहीं था। he also banned the शिया फेस्टिवल ऑफ नवरोज। ठीक है, औरंगजेब ने शिया फेस्टिवल है, ये एक पर्शियन फेस्टिवल है विच इज आल्सो सेलिब्रेटेड बाय द शिया मुस्लिम्स। सो दिस वाज बैंड बाय औरंगजेब। तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि सिर्फ हिंदूज को नाराज किया उसने, नहीं, ही आल्सो डिसअपॉइंटेड अदर मुस्लिम कम्युनिटीज। ठीक है, सो इससे डिसअपॉइंटमेंट्स क्रिएट हो रही थी। पीपल वांटेड टू गेट रिड ऑफ द मुगल एम्पायर, disappointments. ठीक है, so this was another reason why for how he brought about the decline of the Mughal empire. ठीक है ना। इसी तरीके से एक और जो बच्चों को अक्सर याद रहनी चाहिए और हो भी जाती है, वो ये है, औरंगजेब was very orthodox। ठीक है, he was
स्ट्रिक्टली ऑर्थोडॉक्स। स्ट्रिक्टली ऑर्थोडॉक्स का मतलब ये होता है बेटा शरीयत पसंद, फंडामेंटलिस्ट था। और उसने जो है, औरंगजेब ने जो है लोगों को फोर्स किया था, ही फोर्स्ड मुस्लिम्स टू कीप बियर्ड। ठीक है, मुसलमानों को क्या कहता था कि आप दाढ़ी रखें, और दाढ़ी का साइज भी औरंगजेब ने अपनी मर्जी का बनाया हुआ था। ठीक है, सो ऑल ऑफ दिस started creating a feeling of hatred, a feeling of gussa, a feeling of frustration amongst the people who were living at that time in India। ठीक है, और ना सिर्फ इतना ही बल्कि बिफोर आई मूव ऑन आई विल कोट अनदर एग्जांपल कि औरंगजेब वाज इनटॉलरेंट। औरंगजेब वाज इनटॉलरेंट टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स। वो दूसरे मजाहब को बर्दाश्त नहीं करता था, ठीक है, टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। औरंगजेब ने जो है ना वो बहुत सारे ही इज अक्यूज्ड। औरंगजेब के ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि उसने जो है वो इज अक्यूज्ड ऑफ किलिंग, ठीक है, ऑफ नॉट किलिंग, ऑफ मेकिंग सूफी, of making Sufi mystics executed। ठीक है, बहुत सारे हिस्टोरियंस का ये भी ख्याल होता है कि वो दूसरे मजाहब की तरफ इनटॉलरेंट था, वो किसी और दूसरे मजहब को नहीं जो है ना वो बर्दाश्त कर सकता था। तो इस वजह से उसने जो है ना वो मिस्टिक्स को बहुत ज्यादा एग्जीक्यूट करवाया, यानी मरवा दिया। और हम अगर किसी को हिस्ट्री का शौक होता है वो इस बात से डिनाई नहीं करेगा, जो फेमस एक स्टोरी है ना दारा शिको की, इसका भाई था औरंगजेब का। तो दारा शिको जो है ना वो क्या करता था, दारा शिको ना बेटा कुरान और वेदास के अंदर, कुरान प्लस वेदास की सॉरी कंपैरेटिव स्टडी करता था। ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी का मतलब ये है कि वो जो है ना वो, सर जी जी, ये कुरान और किस चीज की? वेदास, वेदास, वेदास जो है ना बेटा ये हिंदूज की बुक्स होती है। ठीक है, द वेदास आर द रिलीजियस बुक्स ऑफ द हिंदूज। ठीक है, चार टोटल चार वेदास हैं, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। खैर लेकिन हमें तो इसको जो है ना वो सिर्फ इतना याद रखना है कि दारा शिको जो था वो कंपैरेटिव स्टडी करता था, यानी कॉमन थीम्स ढूंढता था। ठीक है, आज भी रिलीजन की कंपैरेटिव स्टडी होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव हर्ड अबाउट डॉक्टर जाकिर नाइक, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडीज। ठीक है ना, तो दारा शिको जो है वो कंपैरेटिव स्टडी करता था। तो औरंगजेब ने कहा कि ये जो है ना वो शिर्क करता है एंड ही इज रॉन्ग। और फिर औरंगजेब ने दारा शिको को कहा जाता है कि मरवा भी दिया, एग्जीक्यूट भी करा दिया। तो बेटा ये सारी वो चीजें थी जिस वजह से ये वो सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स थे जिस वजह से मुगल एम्पायर का जो है ना वो डिक्लाइन आना स्टार्ट। तो अब तक हमने औरंगजेब की दो हरकतें पढ़ ली, पहली पढ़ी एक्सपेंशन पॉलिसी और दूसरे पढ़े सोशल एंड रिलीजियस रीजंस। और आखिरी जो हमारे पास औरंगजेब के करतूत हैं वो है फाइनेंशियल पॉलिसीज। ठीक है, कि औरंगजेब की फाइनेंशियल पॉलिसीज ऐसी क्या थी जिस वजह से जो है ना वो मुगल एम्पायर का डिक्लाइन आना स्टार्ट हो गया। सो वी आर स्टडिंग फाइनेंशियल पॉलिसी। ठीक है, अच्छा देखो औरंगजेब की फाइनेंशियल पॉलिसी ये थी कि उसके जो जनरल टैक्स रेट्स थे वो बहुत ज्यादा हाई थे। जनरल टैक्स रेट्स वर क्वाइट हाई, बहुत ज्यादा जो है ना वो लोगों से ये टैक्स ले रहा था। ठीक है, हिज जनरल टैक्स रेट्स वर वेरी हाई। अच्छा, एक तरफ इससे क्या हो रहा था, एक तरफ इससे इंडियंस वर रिसेंटेड, लोगों को नाराजगी हुई, दुख हुआ, दे वर रिसेंटेड। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड इसी के बरक्स औरंगजेब के बारे में हम ये भी बात कर सकते हैं कि एक तरफ इंडियंस को दुख हुआ, ठीक है, क्योंकि जनरल टैक्स रेट्स वर वेरी हाई, लेकिन दूसरी तरफ औरंगजेब ने अपने आप को पॉपुलर करने के लिए
लोकल ट्रेडिंग टैक्स हटा दिया था टू मेक हिमसेल्फ पॉपुलर अमंग्स ट्रेडर्स। ताजिरों के बीच अपने आप को मकबूल करने के लिए, ताजिरों के बीच अपने आप को फेमस करने के लिए ही रिमूव लोकल टैक्सेस, उसने टैक्सेस को हटाया भी था। तो कई जगहों पे बढ़ा रहा था, कई जगहों पे कम भी कर रहा था, ठीक है। तो इस वजह से, अच्छा अब दोनों से नुकसान है, दोनों से सवाल ये पैदा होता है कि सर दोनों से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन कैसे आया। तो अब आप नोट करो, अगर टैक्स रेट हाई है तो उसका तो हमने लिख दिया कि लोग नाराज हुए, लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। लेकिन अगर टैक्स रेट कम है, एक बंदा अपने आप को मशहूर करने के लिए टैक्स रेट कम कर देता है, तो इससे किस पर नुकसान पड़ेगा? बर्डन ऑन शाही खजाना, बर्डन ऑन रॉयल ट्रेजरी। तो दोनों चीजों की वजह से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन और ज्यादा करीब आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अभी चूंकि टैक्स की ही बात चल रही है तो लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। और टैक्स के अंदर क्या मसला था? औरंगजेब ने जिन लोगों को टैक्स कलेक्ट करने के लिए अपॉइंट किया था वो करप्ट थे। टैक्स कलेक्टर्स वर करप्ट। औरंगजेब के जो भी टैक्स कलेक्टर्स थे वो क्या थे? औरंगजेब के टैक्स कलेक्टर्स करप्ट थे। तो सर इससे डिक्लाइन कैसे आया? देखो, जब टैक्स कलेक्टर्स करप्ट हैं, ठीक है, तो आपके पास मुगल ट्रेजरी के अंदर कितना पैसा आएगा? आपके पास क्या मुगल ट्रेजरी के अंदर ज्यादा पैसा आएगा या कम पैसा आएगा? आपके पास मुगल ट्रेजरी के अंदर कम पैसा आएगा। टैक्स कलेक्टर्स वर व्हाट? टैक्स कलेक्टर्स वर करप्ट। तो अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं यहाँ पर। बेटा देखो, ये आम लोग हैं, ठीक है, लेट्स से दीज दे आर कॉमन पीपल, सही है। अब क्या हो रहा है, अब यहां पर लेट्स से दिस इज औरंगजेब, ठीक है, ये औरंगजेब है। अब औरंगजेब पूरे इंडिया के अंदर खुद तो नहीं घूमेगा ना टैक्स कलेक्ट करने के लिए, तो वो क्या करता था? अपने बंदे को भेज देता था, ठीक है। अब बेचारे जो कॉमन पीपल हैं ये इस इन्हें दे देते थे, फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल $500, ठीक है, डॉलर कीमती हो गया आजकल, तो डॉलर की एग्जाम्पल दे दी, $500 दे दिया। बेटा ये जो बंदा है ये करप्ट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये जो बीच वाला कलेक्टर है, ही इज करप्ट। सिंस ही इज करप्ट, नाउ इट इज हमारे पास ये एक बिल्कुल लॉजिकल बात फ्लो में आती है कि अब ये बीच वाला अगर बंदा करप्ट है तो आप मुझे सोच कर बताओ कि औरंगजेब तक जो टैक्स पहुंचेगा क्या वो पूरा पहुंचेगा? आप लोगों का जवाब होगा औरंगजेब तक टैक्स जो पहुंचेगा वो पूरा नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि ये बंदा बीच में अपना कट कर लेगा, ठीक है, ही विल कट सम मनी। तो जब औरंगजेब के पास जो पैसा आता था वो कम होता था, लेट्स से $300, वो अपना पैसा कट कर लेता था। तो इस वजह से मुगल ट्रेजरी के पास पैसे की शॉर्टेज होना शुरू हुई, ठीक है। इससे क्या हुआ? शॉर्टेज ऑफ मनी, शॉर्टेज ऑफ मनी, ठीक है। सर ये इनको मनसबदार कहा जाता है ना? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, देयर वर फ्लॉज, इसको हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर वर, थैंक यू वेरी मच, देयर वर फ्लॉज इन द मनसबदारी सिस्टम, ठीक है, शाबाश। There were flaws in the मनसबदारी सिस्टम। मनसबदार कहते हैं एक ऑफिशियल को जिसके पास कोई मुगल एम्पायर के अंदर अगर कोई रैंक होता था ना, हाई रैंक, हाई पोस्ट, उसको मनसबदार कहा जाता था, ठीक है। और और लास्ट चीज, थर्ड चीज, जो थर्ड फाइनेंशियल लास्ट रीजन है फाइनेंशियल, वो ये है कि औरंगजेब ये सारा जो पैसा है ना वो बहुत ही गलत तरीके से ना यूटिलाइज करता था। वो पैसे को सही से यूटिलाइज नहीं करता था, वो पैसे को गलत तरीके से यूटिलाइज करता था। उसकी एग्जाम्पल ये है कि अपना उसने बनाई थी रॉयल, अपने लिए शाही मस्जिद बनाई थी जिसको कहा जाता है पर्ल मॉस्क, ठीक है। तो औरंगजेब ही स्पेंट रॉयल मनी, सारा खजाने का पैसा कहां पर लगाता था? ऑन बिल्डिंग लग्जरियस पैलेसेस, ठीक है।
जैसे कि एग्जाम्पल हमारे सामने है, किसकी एग्जाम्पल यहाँ पर आ सकती है, पर्ल मॉस्क। अब इतनी बड़ी शाही मस्जिद उसने बनाई थी, ठीक है। अच्छा, ये पर्ल मॉस्क कहाँ पर बनाई थी उसने? दिस पर्ल मॉस्क वाज मेड इन दिल्ली, दिल्ली में बनाई थी। चलो, और किस लिए बनाई थी? फॉर प्राइवेट प्रेयर्स। मतलब इतना ज्यादा पैसा लगा के आपने इतनी बड़ी मस्जिद बनाई है, एंड दैट टू फॉर प्राइवेट प्रेयर्स। सो इज दिस व्हाट इस्लाम टीचेस अस? जस्ट बाय द वे, नो। इस्लाम टीचेस अस पाइटी। वो ये सब जो है ना, वो अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, ये सारी चीजें जो है ना वो औरंगजेब ने की, जिस वजह से डिक्लाइन आया। तो क्या अब हम इस बात पे क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन हाउ द पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब ब्रॉट अबाउट द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर? यस सर। ऑल राइट। अच्छा, उसके बाद जो ये इंटरनल रीजंस चल रहे हैं, ठीक है, यानी एम्पायर में खुद में ऐसी क्या बुराइयां आ गई, तो उसमें हमने पहले औरंगजेब के करतूत देख लिए, ठीक है। अब जो हम बात करने लगे ना, वो उसके ऊपर बात करेंगे कि औरंगजेब के सक्सेसर्स में ऐसा क्या काम था, ठीक है। सो दिस इज सेकंड इंटरनल रीजन। औरंगजेब के औरंगजेब के सक्सेसर्स, ठीक है ना। औरंगजेब के सक्सेसर्स को बहुत सारे हिस्टोरियंस जैसे नाइजल स्मिथ हैं, वो कहते हैं ड्रंकन फूल्स, यानी कि वो पिए हुए जो है ना वो लोग थे जो अल्कोहल कंजम्पशन के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे। सो वी आर गोना स्टार्ट विद औरंगजेब के सक्सेसर्स ने किस तरह कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। देखिए, सबसे पहला जो औरंगजेब के सक्सेसर्स में मसला था वो ये था कि इनके दरमियान सक्सेशन डिस्प्यूट्स होते थे। क्या होते थे? सक्सेशन डिस्प्यूट्स। आपस में लड़ते रहते थे जंग के लिए, आपस में लड़ते रहते थे किसके लिए? आपस में जंग करते थे किस लिए? फॉर द थ्रोन। सक्सेशन डिस्प्यूट्स फॉर द थ्रोन। अब सवाल ये पैदा होते हैं कि सर, अगर वो आपस में लड़ते रहते थे, सक्सेशन डिस्प्यूट्स थे और तख्त के लिए लड़ते रहते, तो इस सब का नतीजा क्या हुआ? इस सब का बेटा नतीजा ये होता था कि आपकी क्या चीज जाया हो रही है? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। वही जो ऊपर हमने लिखा है ना, वेस्टेज ऑफ मनी। पहला आपका पैसा जाया हो रहा है, आपकी मैन पावर जाया हो रही है, और बाहर के लोगों के ऊपर क्या, इंडिया से जो बाहर एम्पायर्स थे, जैसे द दुरानी एम्पायर अफगानिस्तान में, या दी पर्शिया के अंदर नादिर शाह का जो एम्पायर था, उनके ऊपर ये इमेज बन रहा था कि द मुगल्स आर नाउ डिवाइडेड, ठीक है। सो एक तो वेस्टेज प्लस नेगेटिव इमेज, नेगेटिव इमेज ऑन अदर एम्पायर्स, ठीक है। लोगों के ऊपर गलत वो पड़ रहा था इंप्रेशन कि अब तो ये मुगल एम्पायर बिल्कुल डूब रहा है और अब इसको हराना आसान हो जाएगा। और सक्सेशन डिस्प्यूट्स के ऊपर बेटा मैं एक और आपको सॉलिड एग्जांपल दूं। औरंगजेब की डेथ के बाद, यानी औरंगजेब की डेथ होती है 1707 में, 1707 से 1717 तक कितने साल हुए आप लोग बोलोगे? 12 साल हुए। इस 12 साल के, सॉरी 10 साल हुए। इन 10 सालों के अंदर टोटल 12 मुगल एम्पियर चेंज हुए। इन 10 सालों के अंदर टोटल कितने मुगल एम्पियर चेंज हुए? 12 लोगों ने क्लेम किया चेंज हुए। यहाँ पे टू पुट इट मोर इन अ साउंड फैशन, आप ये लिख सकते हो 12 पीपल या 12 इंडिविजुअल क्लेम्ड द थ्रोन, कि असली तख्त पर हक किसका है? हमारा है। 12 लोगों ने ये क्लेम किया कि तख्त पर जो असली हक है वो किसका है? वो हमारा है, 10 साल के अंदर। सो इट्स लाइक ये हमारे लिए एक बड़ी हैरान कुन बात है, क्योंकि 10 साल के अंदर इतना टूट चुका था, इतना डिवाइड हो चुका था एम्पायर कि 12 अलग अलग लोगों ने ये क्लेम किया कि जो है ना वो हमारा जो है ना वो असल हक है किसके ऊपर? एम्पायर के ऊपर, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। ऑलराइट, इसमें कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है इसके अंदर? नो सर। और अगला पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो इन सक्सेसर्स को कहते थे कि दे वर ड्रंकन फूल्स, ठीक है। अब ड्रंकन फूल्स तो एक सॉर्ट ऑफ एन एडजेक्टिव हो गया। अब ड्रंकन फूल्स का यहाँ पर मतलब क्या है?
व्हाट इज मेंट बाय द टर्म ड्रंकन फूल्स? उसका मतलब ये है कि वो लग्जरी में टोटल हुए हुए थे। वो जो है ना वो उसके अंदर उनके अंदर जो है ना वो अल्कोहल कंजम्पशन बहुत थी। ठीक है, एक वक्त के अंदर इन अ सिंगल टाइम एक वक्त के अंदर दे यूज टू कुक हंड्रेड्स ऑफ, चले डजन्स कर ले, डजन्स ऑफ डिशेस। ठीक है, शाही खाने पकते थे। इसके अलावा आपको पता है उनकी जो क्वींस होती थी, ठीक है ना, द क्वींस यूज टू टेक बाथ इन रोज वाटर। ठीक है, तो ये सारी चीजों से दो दो इम्पैक्ट्स निकल रहे हैं इन तमाम चीजों से। पहला इम्पैक्ट ये निकल रहा है कि आपकी रॉयल ट्रेजरी पर बर्डन, ठीक है, और दूसरा इम्पैक्ट ये निकल रहा है बर्डन ऑन रॉयल ट्रेजरी, और दूसरा इम्पैक्ट हमारे पास यहाँ पर ये निकलता है कि आपके पास जो है द सक्सेसर्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन रनिंग द एम्पायर, वर नॉट इंटरेस्टेड इन रनिंग द एम्पायर। ठीक है ना, उनको जो है ना वो अपने ही धुन में थे, गुम थे। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस थे, ये इंटरनल रीजंस थे जिस वजह से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन आया। ठीक है, इसी तरीके से एक और रीजन ये था कि मुगल्स के पास दे डिड नॉट हैव नेवल फोर्स, कोई बहरी फौज नहीं थी। इतने 200-300 सालों में मुगल्स ने अपनी कोई बहरी जहाज बहरी फौज नहीं बनाई थी। तो इस वजह से किसको आसानी हुई कैप्चर करने के लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और मैंने आपके साथ ये इंटरनल रीजंस शेयर किए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू आस्क, हाँ सर। अदरवाइज यू कैन रीजॉइन। ठीक है, आप रीजॉइन कर लीजिएगा। ठीक है।